नमस्कार। आज हम सब मिलकर हिंदी भाषा की एक शानदार यात्रा पर निकलने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे इसकी सबसे सबसे छोटी इकाई से, यानी कि वर्ण से, और वहां से हम पहुंचेंगे उन महान साहित्यिक रचनाओं तक जिन्होंने न जाने कितनी ही पीढ़ियों को प्रेरणा दी है। तो देखिए हमारा ये सफर कैसा रहेगा। सबसे पहले हम भाषा की नींव को समझेंगे, फिर देखेंगे कि कैसे अक्षरों से शब्दों का जादू तैयार होता है और शब्द कैसे वाक्यों में सजते हैं। इसके बाद हम साहित्य के उन सितारों से रूबरू होंगे जिन्होंने इस भाषा को हमेशा के लिए अमर कर दिया। और आखिर में हम ये भी जानेंगे कि उनके इस कमाल के काम को कैसे सम्मानित किया जाता है। हर बड़ी कहानी, चाहे वो प्रेमचंद की गोदान हो या आज की कोई नई कविता, उसकी शुरुआत एक ही जगह से होती है, भाषा की सबसे छोटी, सबसे बुनियादी इकाई से। और उससे हम कहते हैं वर्ण। इसे ऐसे समझिए जैसे ये हिंदी भाषा का एटम है, वो सबसे छोटा कण जिसके और टुकड़े हो ही नहीं सकते। सच पूछें तो सब कुछ यहीं से शुरू होता है। अब ये जो वर्ण हैं, ये दो टीमों में बटे हुए हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर जो 11 हैं, वो ऐसी ध्वनियां हैं जो बिना किसी रुकावट के हमारे मुंह से निकलती हैं, और वहीं दूसरी तरफ हैं 33 व्यंजन, जिन्हें बोलने के लिए स्वरों की मदद की जरूरत पड़ती है। इन्हीं दोनों के तालमेल से भाषा का पूरा संगीत बनता है। तो जब ये अलग अलग वर्ण एक दूसरे से मिलते हैं तो वो सिर्फ आवाज़ों का ढेर नहीं रह जाते। व्याकरण के नियमों के दायरे में आकर वो कुछ जादुई चीज बनाते हैं, और वो है अर्थ वाले शब्द। और इस जादू की पहली प्रक्रिया है संधि। संधि को आप एक तरह का ग्रामर वाला गोंद समझिए, जो दो अक्षरों की ध्वनियों को इतने प्यार से जोड़ता है कि वो एक हो जाती हैं। इससे भाषा में एक बहाव, एक फ्लुएंसी आती है। ये सिर्फ अक्षरों का नहीं, ध्वनियों का मेल है। और फिर आता है समास, जो भाषा को छोटा और ज्यादा पावरफुल बनाता है। अगर संधि अक्षरों को जोड़ती है तो समास पूरे के पूरे शब्दों को मिलाकर एक नया दमदार शब्द बना देता है। जैसे इतना लंबा कहने की जगह कि देश के लिए भक्ति, हम बस एक शब्द कहते हैं, देशभक्ति। है ना कमाल की बात। तो हमने वर्ण से शब्द तो बना लिए। अब अगला कदम है शब्दों से वाक्य बनाना। लेकिन सिर्फ शब्दों को एक लाइन में रख देने से तो बात नहीं बनती है ना। उन्हें एक मतलब देने के लिए एक सही ढांचे की जरूरत पड़ती है। और यहीं पर एंट्री होती है कारक की। कारक को एक वाक्य का जीपीएस मान लीजिए। यही हमें बताता है कि कौन क्या किसके साथ और किसके लिए कर रहा है। ये शब्दों के बीच का रिश्ता एकदम साफ कर देता है। और यहीं पर ने, को, से जैसे छोटे छोटे विभक्ति चिन्हों की असली ताकत समझ में आती है। ये छोटे से दिखने वाले शब्द असल में वाक्य में हर संज्ञा की भूमिका तय करते हैं। सोचकर देखिए, इनके बिना राम ने रावण को मारा जैसी सीधी सी बात का पूरा मतलब ही खो जाएगा। अब सोचिए, जब कोई लेखक व्याकरण के इन सभी नियमों में माहिर हो जाता है, तब वो सिर्फ भाषा का इस्तेमाल नहीं करता, बल्कि वो कला रचता है। वो ऐसी रचनाएं बनाता है जो हमेशा के लिए याद रह जाती हैं। तो चलिए अब मिलते हैं हिंदी साहित्य के कुछ ऐसे ही चमकते सितारों से। और इस लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है मुंशी प्रेमचंद का, जिन्हें उपन्यास सम्राट भी कहा जाता है। और ये उपाधि उन्हें यूं ही नहीं मिली। उन्होंने ही तो पहली बार हिंदी साहित्य का कैमरा भारत के आम आदमी, किसानों और मजदूरों की जिंदगी की तरफ घुमाया था। उनकी कहानियां समाज का सच्चा आईना थीं। निर्मला, गोदान और रंगभूमि ये सिर्फ उपन्यास नहीं, बल्कि अपने जमाने के समाज पर लिखी गई जबरदस्त टिप्पणियां हैं। और ये बात कितनी भावुक कर देने वाली है कि उनका एक उपन्यास अधूरा रह गया, जो इस बात का सबूत है कि वो अपनी जिंदगी के आखिरी पल तक लिखते रहे। अगले सितारे हैं जयशंकर प्रसाद। वो हिंदी साहित्य के छायावाद युग के सबसे मजबूत स्तंभों में से एक थे। अब छायावाद का मतलब है कि उनकी लेखनी में हमें प्रकृति, दर्शन और इंसान के मन की गहरी, थोड़ी रहस्यमयी परछाइयां देखने को मिलती हैं। उनका महाकाव्य कामायनी तो एक मास्टरपीस माना जाता है। ये सिर्फ कविता नहीं, बल्कि इंसानी भावनाओं और आज की सभ्यता पर एक गहरी सोच है। इसके अलावा स्कंदगुप्त जैसे उनके नाटक और झरना जैसी कविताएं उनकी बेमिसाल प्रतिभा को दिखाती हैं। और फिर आती है महादेवी वर्मा, जिन्हें आधुनिक मीरा के नाम से भी जाना जाता है। उनकी कविताओं में दर्द, प्यार और किसी अनजाने के लिए एक अजीब सा खिंचाव महसूस होता है, जो छायावाद की आत्मा को हमारे सामने रख देता है। उनकी रचनाएं
जैसे यामा, जिसके लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला, और नीरजा, पढ़ने वाले के दिल में सीधे उतर जाती हैं। और मेरा परिवार में तो उन्होंने जानवरों के लिए जो गहरी संवेदना दिखाई है, वो बताती है कि उनका दिल कितना बड़ा था। तो जब इतना बेहतरीन साहित्य लिखा जाता है तो उसे सिर्फ पढ़ा नहीं जाता, उसका जश्न मनाया जाता है। और यहीं पर भारत के सबसे बड़े साहित्यिक सम्मानों में से एक की अहमियत सामने आती है। हम बात कर रहे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार की। ये एक बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है जो भारत की अलग अलग भाषाओं और उनकी साहित्यिक उत्कृष्टता को सलाम करता है। इस पुरस्कार का इतिहास देखें तो हिंदी साहित्य के बड़े बड़े दिग्गजों के नाम मिलते हैं। रामधारी सिंह दिनकर, सुमित्रानंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन। लेकिन एक दिलचस्प बात यह है कि 1962 में भारत चीन युद्ध की वजह से ये पुरस्कार किसी को नहीं दिया गया था। ये एक ऐसा पल था जब देश की चिंता कला पे भारी पड़ गई थी। तो हमने भाषा के सबसे छोटे कण यानी वर्ण से शुरू करके साहित्य के बड़े बड़े सितारों तक का ये सफर पूरा किया। और ये सफर हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ता है कि अगर व्याकरण वो नियम है जो भाषा को एक ढांचा देता है, तो क्या महान साहित्य असल में उन्हीं नियमों को बड़ी खूबसूरती से तोड़ने की कला का नाम है? इस पे सोचिएगा जरूर।